मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 11 के अंतर्गत जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण में अर्थात दूसरे अध्याय में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है जो R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। सामान्य बेसिक आधार क्या था उस वर्गीकरण का, 5 जगत वर्गीकरण का बेसिक आधार क्या था, उन सब के बारे में आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। फिर R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत में सभी जीवों को रखा है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत, जिसमें हम मोनेरा जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोनेरा जगत में किसको किसको रखा गया है, तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जिसमें कौन कौन आते हैं, तो जीवाणु आते हैं, नीलहरित शैवाल आते हैं और माइकोप्लाज्मा आते हैं। ये सभी मोनेरा जगत में आते हैं। तो इनके अंतर्गत अर्थात हम जीवाणुओं को अभी स्टडी कर रहे हैं, जीवाणुओं के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जीवाणु 2 प्रकार के, एक प्रतिकूल वातावरण में पाए जाने वाले जीवाणु, ऐसे जीवाणु जहाँ जीवन की संभावना ही न की जाती उन जगहों में पाए जाते हैं। उन जीवाणुओं को आदि आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। उनके बारे में आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा अर्थात आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो होंगे सत्य जीवाणु, अर्थात सत्य जीवाणु जिसको हम लोग यू बैक्टीरिया कहते हैं। तो जीवाणु प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में पाए जाने के आधार पर 2 प्रकार के, एक आदि आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु। तो आदि आर्की बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया अर्थात सत्य जीवाणुओं के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स सत्य जीवाणु। दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जिसको हम लोग सत्य जीवाणु भी कहते हैं। सत्य बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं और हिंदी में जीवाणु कहते हैं। सत्य जीवाणु, ट्रू बैक्टीरिया, इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, इसको यू बैक्टीरिया कहा जाता है। यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका सामान्य लक्षण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम एकाएक करके एक एक करके सीरियल वाइज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ सामान्य जानकारी इनके बारे में जान लेंगे कि जीवाणु विज्ञान अर्थात विज्ञान की वह शाखा अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उनको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी अर्थात जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सामान्य जानकारी आप लोग पढ़ लेंगे। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान जिसको हम लोग इंग्लिश में बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी
लॉजी। जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, उनकी रचना का, उनके पोषण की विधि का, उनके जनन की विधि का, उनके प्रकारों का आदि का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, जीवाणु विज्ञान कहलाता है। तो लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणु की संरचना, आकार एवं वर्गीकरण एवं जनन का आदि का अध्ययन किया जाता है। तो लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणु की रचना, जीवाणु की संरचना, आकार, वर्गीकरण एवं जनन आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है। तो सीधा सीधी आप लोग कह लेंगे, इसका एकदम डायरेक्ट आंसर देंगे कि बैक्टीरियोलॉजी अर्थात जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, जीवाणु विज्ञान कहलाता है। अब जीवाणु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पर अब पढ़ेंगे जीवाणु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान के पिता, जीवाणु विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो जीवाणु विज्ञान के पिता याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। हालैंड के रहने वाले थे ये वैज्ञानिक। तो हालैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बैक्टीरिया की, जीवाणु की खोज की थी। तो यह आपसे पूछा जाए जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है या जीवाणुओं की खोज कौन किए थे, तो याद रखेंगे हालैंड के देश के वैज्ञानिक, हालैंड देश के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है, को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। याद रखेंगे जीवाणुओं की खोज लगभग 1674 ईस्वी में इस वैज्ञानिक ने की थी। किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। इस वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में जीवाणुओं की खोज की थी। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे।
और कुछ तथ्य इस टॉपिक से जान लेंगे। ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने जीवाणु विज्ञान से संबंधित जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं, जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, और देख लेंगे इससे संबंधित। तो जीवाणु की खोज तो किए थे कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जो हॉलैंड देश के रहने वाले थे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहला था, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, जान लेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कि लुई पास्चर ने बताया था कि किण्वन प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। तो लिख लेंगे, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किण्वन जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, इंग्लिश में फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया इन्होंने बताया था, लुई पास्चर ने नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किण्वन प्रक्रिया सूक्ष्म जीवियों द्वारा होती है, सूक्ष्म जीवियों द्वारा होती है, सूक्ष्म जीवियों द्वारा होती है। याद रखेंगे ये फर्मेंटेशन या किण्वन प्रक्रिया क्या होती है। याद रखें, किण्वन प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल बनाए जाते हैं। एल्कोहल बनाने में किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही एल्कोहल तैयार किए जाते हैं। और आपका जो बेकरी उद्योग होता है उसमें किण्वन प्रक्रिया द्वारा बेकरी उद्योग में भी यूज होता है इनका। अर्थात कह सकते हैं कि ढेर ऐसे उद्योग हैं जिसमें फूड मटेरियल, खाने वाले पदार्थ बनाए जाते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म जीवी क्या करते हैं? किण्वन प्रक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, जिससे अल्कोहल भी बनाया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा। तो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किण्वन प्रक्रिया सूक्ष्म जीवियों द्वारा होती है। यहाँ पर लिख लेंगे, किण्वन प्रक्रिया जिसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रक्रिया सूक्ष्म जीवियों द्वारा होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, जीवाणु विज्ञान से संबंधित, जीवाणुओं से संबंधित। याद रखेंगे, रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक हैं। तो रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स व क्षय रोगों के जीवाणुओं का पता लगाया था। तो वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, ये आपके जीके में पूछा जाता है, जीके का क्वेश्चन है। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स व क्षय रोग के जीवाणुओं का पता लगाया था। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स व क्षय रोग के जीवाणुओं का पता लगाया था। अगला देखेंगे, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जीवाणु विज्ञान से। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये सारे तथ्य आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। तो चौथा में देखेंगे एल.सी. कायलमैटी, लिख लेंगे नाम, वैज्ञानिक हैं। एल.सी.
कैलमैटी, कैलमैटी। एलसी कैलमैटी ने बीसीजी वैक्सीन की खोज की थी। एलसी कैलमैटी ने बीसीजी वैक्सीन की खोज की थी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा स्टूडेंट्स किससे, जीवाणु विज्ञान से संबंधित, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें आप लोग एकदम क्लियर कर लेंगे, याद कर लेंगे। यहाँ से जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन हैं, और पूछा जाता है कि किण्वन प्रक्रिया में किनका उपयोग होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्मजीवियों का। क्षय रोग का पता किसने लगाया था, क्षय रोगों को, जीवाणुओं का खोज किसने की थी, और बीसीजी वैक्सीन की खोज किसने की थी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम अब पढ़ेंगे बैक्टीरिया, युव बैक्टीरिया या सख्त जीवाणुओं के लक्षण, सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक होगा सत्य जीवाणु अर्थात युव बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। अगला हमारा हेडिंग होगा स्टूडेंट्स युव बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। युव बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ युव बैक्टीरिया, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ युव बैक्टीरिया। इनके सामान्य लक्षण आप लोग लिख लेंगे कि क्या क्या सामान्य लक्षण है। तो याद रखेंगे जो युव बैक्टीरिया होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब कि हर जगह पाए जाते हैं, वायु में, नभ में, आसमान में, भूमि के अंदर, भूमि पर, जल में, अर्थात हर जगह पाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि युव बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात जल में, थल में, नभ में, वायु में आदि स्थानों में पाए जाते हैं। दूसरा जनरल कैरेक्टर लिखेंगे कि अधिकांश जीवाणु, जो ये जीवाणु होते हैं युव बैक्टीरिया के, तो अधिकांश जीवाणु में क्लोरोफिल न होने के कारण क्या क्या होते हैं, तो मृत्यु परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं, उनमें क्लोरोफिल न मिलने के कारण होते हैं। और इसमें जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो जीवाणु होते हैं इनकी कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। और आपको पता है कि इसमें केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, केंद्रकाभ कहा जाता है। इसके सामान्य लक्षणों को आप लोग एक एक करके लिख लेंगे, आपको समझाते चलेंगे। वहाँ पर, यहाँ पर एक थोड़ा सत्य जीवाणुओं का हम स्ट्रक्चर खींच देते हैं, क्या क्या होता है, तब हम इसके सामान्य लक्षणों को आपको बता रहे हैं। ये हो गए आपके दो आवरण हो गए, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हो गई, जिसको सेल वॉल इंग्लिश में कहते हैं, सेल वॉल। अंदर की लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो और इसके ये जो नग्न डीएनए पाया जाता है, देखेंगे ये नग्न डीएनए पाया जाता है जिसको हम लोग केंद्रकाभ कहते हैं। ये है नग्न डीएनए, इसका कोई आवरण नहीं है, दिख रहे हैं ना, इसका कोई आवरण नहीं, इसलिए नग्न डीएनए होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, अतिरिक्त डीएनए जिसको कहते हैं गुणसूत्री डीएनए के अलावा इसमें अतिरिक्त डीएनए होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का उपयोग प्रौद्योगिकी में किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है प्लाज्मिड का। आगे 12 स्टैंडर्ड में जाएंगे, 12 के क्लास में जाएंगे तो वहाँ इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें देखेंगे कि आंतरिक लेयर से अर्थात कोशिका झिल्ली से कुछ अंगुलीनुमा संरचनाएं निकली होती हैं। कोशिका झिल्ली से कुछ अंगुलीनुमा संरचनाएं निकली होती हैं, देखेंगे जरा। जिसको हम लोग मीसोसोम कहते हैं, नाम याद रखेंगे, मीसोसोम कहते हैं, मीसोसोम हो गया। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें ये बिंदी बिंदी की तरह देख रहे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं राइबोसोम के, तो इसमें ये राइबोसोम होते हैं, तो ये राइबोसोम लिख सकते हैं, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो 70 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। ये हो गए राइबोसोम। तो याद रखेंगे राइबोसोम 2 प्रकार के, एक 70 एक 80। तो जीवाणुओं में राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। उसके बाद इसमें लिपिड के कण होते हैं, ये बड़ी बड़ी संरचना होती है, लिपिड के कण होते हैं, लिपिड के कण इसमें होते हैं, तो इसको भी लिख लेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड कण हो गया। इसमें आरएनए भी पाया जाता है, ये जगह जगह आरएनए होते हैं, आरएनए इसको आप लोग लिख सकते हैं, आरएनए भी होते हैं। तो आप लोगों ने देखा जीवाणु की संरचना में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ने में आसानी होगी। तो कोशिका कला या कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान। पूछा जाता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान। और किसकी बनी होती है, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, और क्या क्या होता है, तो लिपिड भी होता है और पॉलीसेकेराइड भी होती है, पॉलीसेकेराइड। तो ये रहा किसके बारे में स्टूडेंट्स, ये रहा कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान, लिपिड और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं कार्य। जो ये कोशिका भित्ति होती है इसको सुरक्षा प्रदान करती है, ये दोनों आवरण इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। आंतरिक लेयर में देख रहे हैं कोशिका कला से कुछ अंगुलीनुमा उभार होते हैं, उभार निकले होते हैं जिसको मीसोसोम कहते हैं। इनका कार्य माइटोकांड्रिया के यूकैरियोटिक के माइटोकांड्रिया के समतुल्य होता है। जो यूकैरियोटिक में माइटोकांड्रिया कार्य करता है वही मीसोसोम जीवाणु में करता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें केंद्रक नहीं, सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है,
माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है, गाल्जी काय नहीं पाया जाता है, अर्थात विकसित प्रकार के कोशिकांग नहीं होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं 70 प्रकार के जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्लाज्मिड गुणसूत्री डीएनए के अतिरिक्त एक डीएनए पाया जिसको प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। अब प्लाज्मिड डीएनए द्विगुणन के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप लोग जैव प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे तो वहाँ इसका उपयोग होता है। जैव प्रौद्योगिकी कह रहे हैं सूक्ष्म जीवों का प्रयोग प्रौद्योगिकी में, तो उसमें आपको पढ़ना है। इसमें जो लिपिड कण होते हैं, आरएनए होते हैं, ये सब इसके भाग हैं। तो इसके लक्षणों को लिखेंगे कि ये जो होते हैं जल में, थल में, नभ में, वायु आदि स्थानों में पाए जाते हैं। तो यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण में पहला लिखेंगे, ये जीवाणु जल में, थल में, नभ में, वायु में आदि स्थानों में पाए जाते हैं, आदि स्थानों में पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ये सर्वव्यापी हैं, हर जगह पाए जाते हैं, अर्थात ये सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी होते हैं। तो आप लोग जान गए ना इसमें कि जो जीवाणु होते हैं, यू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु, ये जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, नभ में, वायु में आदि स्थानों में पाए जाते हैं, अर्थात ये इनको सर्वव्यापी हम कह सकते हैं। पहला हो गया कैरेक्टर। दूसरा कि जीवाणु एक कोश की प्रोकैरियोटिक होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक, आपको पता है मुनिरा जगत का लक्षण ना, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम नोट करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका कि अधिकांश जीवाणुओं में क्लोरोफिल वर्णक न मिलने के कारण, अधिकांश जीवाणुओं में क्लोरोफिल वर्णक न मिलने के कारण क्या होते हैं स्टूडेंट्स? परजीवी, मृतोपजीवी एवं सहजीवी होते हैं। याद रखेंगे कि कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। तो ऐसे जीवाणु जिनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो रसायन संश्लेषी भी होते हैं, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं पोषण में। तो जीवाणु के पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है, वो आगे पढ़ना है आपको। तो जीवाणु
कह सकते हैं सहजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं। सब आगे पढ़ना है। तो आप लोगों ने लिखा है कि अधिकांश जीवाणुओं में क्लोरोफिल वर्णक न मिलने के कारण परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं एवं सहजीवी भी होते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स, जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, नग्न डीएनए, अर्थात ये केंद्रक क्या है, ओपनेबल है, खुला है। तो लिख सकते हैं जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात नहीं पाया जाता है, सीधा सीधी कह सकते हैं, होता है। जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, इसे केंद्रकाभ कहते थे। केंद्रक में केंद्रक कला नहीं पाई जाती। तो लिख सकते हैं अर्थात केंद्रक कला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक कला व केंद्रिका न्यूक्लियोलस, केंद्रिका नहीं पाया जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक में केंद्रक कला व केंद्रिका नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें रही। 4 आपने यू बैक्टीरिया के समान लक्षण में 4 देखे। अब 5वां हम लोग कैरेक्टर, तो 5वां इसका कैरेक्टर देखेंगे यू बैक्टीरिया का। 5वां कैरेक्टर है कि इनके केंद्रक को याद रखेंगे, अर्थात यू बैक्टीरिया में उपस्थित केंद्रक को केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रकाभ, जस्ट अभी हम आपको चित्र में बताए थे, न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ कहते हैं। ये सारे कैरेक्टर आप लोग याद रखेंगे, सभी कैरेक्टर्स। यू बैक्टीरिया में उपस्थित केंद्रक को केंद्रकाभ कहते हैं। अगला कैरेक्टर, 6वां कैरेक्टर इसका लिखेंगे आप लोग कि जीवाणु कोशिका में माइटोकांड्रिया, गाल्जिकाएं, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया में माइटोकांड्रिया अंतःप्रद्रवी जालिका गाल्जिका व गाल्जिकाएं नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने अगला कैरेक्टर इसका कि बैक्टीरिया में माइटोकांड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका व गाल्जिकाएं नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं।
अगला देखेंगे जीवाणु कोशिका में मीसोसोम होता है। हमने जस्ट बताया था अंगुलीनुमा संरचनाएं निकली थी आंतरिक लेयर से, कोशिका झिल्ली से। तो अगला है 7वां कि बैक्टीरिया में मीसोसोम पाया जाता है। तो लिख सकते हैं जीवाणु कोशिका में मीसोसोम पाया जाता है। मीसोसोम पाया जाता है जिसका कार्य यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकांड्रिया के समतुल्य होता है। माइटोकांड्रिया के समतुल्य होता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा स्टूडेंट्स, जीवाणु कोशिका में मीसोसोम पाया जाता है जिसका कार्य यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकांड्रिया के समतुल्य होता है। पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऐसा प्रोकैरियोटिक कोशिकांग है या कौन ऐसा कोशिकांग है जिसका कार्य माइटोकांड्रिया के समतुल्य होता है। तो मीसोसोम का नाम याद रखेंगे, मीसोसोम, जो कि जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। अगला लिखेंगे इनमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर 8वां, इनमें राइबोसोम 70 यस प्रकार के पाए जाते हैं। 70 यस प्रकार के पाए जाते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि राइबोसोम 2 प्रकार के, एक 70 यस, एक 80 यस। तो इसमें राइबोसोम जीवाणुओं में 70 यस प्रकार के होते हैं। अगला कैरेक्टर इसका लिखेंगे 9वां कैरेक्टर है इसका, इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक की कोशिका के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। देखेंगे, बता देते पहले, जो ये डीएनए होता है गुणसूत्र पर डीएनए होता है। ये गुणसूत्र हो गए और गुणसूत्रों पर डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक की कोशिका के गुणसूत्रों पर डीएनए होते हैं और डीएनए थोड़ा हम यहाँ से खोलते हैं तो डीएनए ऐसी स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। हमने गुणसूत्र से डीएनए को खोला है तो ये स्ट्रक्चर मिला है, जिसमें 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन को पकड़ कर रखता है। ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन को पकड़ कर रखता है। तो ऑक्टेमर बोला जाता है। यहाँ पर जो 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती हैं जोड़े में होती है, जिसको ऑक्टेमर बोला जाता है। तो कौन कौन होते हैं? तो H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 प्रकार के क्या हैं? हिस्टोन प्रोटीन हैं, हिस्टोन प्रोटीन। ये 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। हाँ, अलग प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है, क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है तो प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो इसको भी लिख लेंगे आप लोग कि इसमें लिखेंगे
इनके इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, मतलब नहीं पाया जाता है, अभाव होता है। ये भी क्लियर हो गया। आपको बताएं हिस्टोन प्रोटीन 4 प्रकार के H2A, H2B, H3, H4 जो सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 10वां कैरेक्टर इसका। 10वां कैरेक्टर स्टूडेंट्स, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इनमें जो जनन होता है तो लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, आपको पता है, लिख सकते हैं। जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। लेकिन अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो विखंडन व मुकुलन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन द्विविभाजन एवं मुकुलन द्वारा होता है। ये आगे बताएंगे कैसे होता है, बस आप लोग याद रखेंगे, मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा किसके बारे में? तो यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो हमने 10 इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को आपको बताए हैं। तो यहाँ पर और हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे इनका आवास कहाँ होता है, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग पढ़ लेंगे आगे। हैबिटेट, अगला हेडिंग है आवास, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं। हैबिटेट देखेंगे आवास कहाँ होता है, तो याद रखेंगे जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, हमने पहले ही बता रखे हैं। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। सर्वव्यापी होते हैं अर्थात जल में, थल में, नभ में, वायु में आदि जगहों में पाए जाते हैं। अर्थात ये जल में, जल, वायु, नभ एवं भूमि आदि जगहों में पाए जाते हैं। आदि स्थानों में निवास करते हैं। निवास करते हैं। तो याद रखेंगे निवास स्थान भी आप लोगों ने देख लिया है इसका। जीवाणुओं के निवास स्थान कहाँ होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, जल में, वायु में, नभ एवं भूमि आदि स्थानों में निवास करते अर्थात पाए जाते हैं। इसका आगे देखेंगे जीवाणु के आकार। आगे हमारा हेडिंग होगा स्टूडेंट्स जीवाणु के आकार।
जीवाणु के आकार शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया याद रखेंगे, शेप ऑफ यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया। आकार के आधार पर जीवाणु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम जीवाणुओं के आकार में पढ़ेंगे कि जो जीवाणु होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो आकार के आधार पर जीवाणु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मतलब जो जीवाणुओं की शेप होती है, आकृति होती है, कोई गोल होगा, कोई रॉड शेप होगा, कोई सर्पिलाकार होगा, कोई कामाकार होगा, अर्थात जीवाणु आकार के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखेंगे कोकस जीवाणु। पहला इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में स्टूडेंट्स? कोकस जीवाणु। कोकस जीवाणु जिसको हम लोग कहते हैं कोकस बैक्टीरिया। कोकस जीवाणु किसे कहते हैं? ऐसे जीवाणु जो राउंड शेप होते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, ऐसे जीवाणु जिनका स्ट्रक्चर, जिनका संरचना, जिनका आकार गोलाकार होता है, उन्हें कहते हैं कोकस जीवाणु। जहाँ भी हम जीवाणुओं को देखेंगे गोल हैं, उनकी आकृति गोल है, तो समझ जाएंगे कि वह कोकस जीवाणु है। या आपके सामने कहीं कोकस शब्द आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि उन जीवाणुओं की आकृति गोल होगी, स्फेरिकल होगी, गोल होगी। तो ये गोलाकार जीवाणु होते हैं, कोकस जीवाणु कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे जीवाणु जो संरचना में नहीं कह सकते, आकार में लिख सकते हैं। आकार में गोल होते हैं, गोल आकृति के होते हैं, कोकस जीवाणु कहलाते हैं। कोकस जीवाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कोकस जीवाणुओं के बारे में पढ़ा कि ऐसे जीवाणु जो आकार में गोल आकृति के होते हैं कोकस जीवाणु कहलाते हैं। ऐसे जो गोल दिख गए आप समझ जाएंगे कोकस जीवाणु हैं। कोकस मतलब होता है स्फेरिकल, गोलाकार। अब कोकस जीवाणुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोकस जीवाणुओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो लिख सकते हैं नीचे, कोकस जीवाणुओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।
वर्गीकृत किया गया है अर्थात कोकस जीवाणु भी होते हैं स्टूडेंट्स, कई भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? अरेंजमेंट के आधार पर। तो हम बता देते हैं, बाद में आपको पढ़ाएंगे। जैसे यह सिंगल होता है, जब कोकस जीवाणु, गोलाकार जीवाणु अकेले होता है, इसको माइक्रोकोकस कहते हैं। जब यह 2 की संख्या में होता है तब इसको डिप्लोकोकस कहते हैं। जब एक लंबी श्रृंखला में होता है, एक लंबी श्रृंखला में होता है, तब इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। जब एक अनियमित श्रृंखला में होता है तब इसको स्ट्रेप्हाइलोकोकस कहते हैं। अर्थात अरेंजमेंट के हिसाब से, अरेंजमेंट के कारण जो कोकस जीवाणु होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो अब एक एक करके यहाँ पढ़ेंगे कोकस जीवाणुओं को। पहला है कोकस जीवाणु, जिसको कहते हैं माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस याद रखेंगे। इसमें क्या आपको अभी जस्ट बताएं, ऐसे कोकस जीवाणु जो सिंगल हो, अकेले हो, संरचना में गोल हो लेकिन क्या हो? अकेले हो। लिख सकते हैं, ऐसे कोकस जीवाणु जो अकेले हो, सिंगल हो, उन्हें ऐसे कोकस जीवाणु जो अकेले हो उन्हें माइक्रोकोकस कहते हैं। कोकस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। माइक्रोकोकस के जैसे यहाँ पर अकेले है, तो अकेले होगा तो इसको क्या कहेंगे? माइक्रोकोकस। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस एगिलिस। माइक्रोकोकस एगिलिस इसका एग्जाम्पल है। किसका? माइक्रोकोकस का। तो माइक्रोकोकस के बारे में आप लोगों ने जाना कि ऐसे कोकस जीवाणु जो अकेले हों, सिंगल हों, उन्हें माइक्रोकोकस कहते हैं, जैसे माइक्रोकोकस एगिलिस। अब दूसरा देखेंगे डिप्लोकोकस। दूसरा ही कोकस जीवाणुओं का प्रकार है जिसको डिप्लोकोकस कहते हैं। तो डिप्लोकोकस के बारे में पढ़ेंगे। डिप्लोकोकस याद रखेंगे। यहाँ पर डिप्लो मतलब 2 होता है। ऐसे जीवाणु दो की संख्या में, ऐसे कोकस जीवाणु जो 2 की संख्या में हो, देख रहे हैं ना, 2 की संख्या में, उनको डिप्लोकोकस कहते हैं। तो लिख सकते हैं, ऐसे चाहे जब कोकस जीवाणु 2 की संख्या में हो, 2 की संख्या में हो, तब उन्हें डिप्लोकोकस कहते हैं।
कोकस कहते तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, जब कोकस जीवाणु 2 की संख्या में हो तब उन्हें डिप्लोकोकस कहते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तीसरा प्रकार पढ़ेंगे कोकस जीवाणुओं का, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस इंग्लिश लिख लेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस, तो यहाँ याद रखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु किसे कहते हैं। जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में हो, यहाँ बना देते हैं, देखिए, जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में हो, दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में हो तब उसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। तो लिख लेंगे, जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में हो, एक लंबी श्रृंखला में पाए जाते हों तब उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो आप लोगों ने देखा स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे कोकस जीवाणु जो एक लंबी श्रृंखला में पाए जाते हों तब उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अगला चौथा देखेंगे इसका प्रकार, स्टेफाइलोकोकस। चौथा प्रकार है स्टूडेंट्स स्टेफाइलोकोकस। यहाँ देखेंगे स्टेफाइलोकोकस जीवाणु किसे कहते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो अनियमित श्रृंखला में हो। अनियमित श्रृंखला जरा देख लेंगे, अरेंजमेंट क्या हो, अनियमित हो। देख रहे हैं यहाँ पर कोई आकृति नहीं है। ऐसे कोकस जीवाणु जिनका अरेंजमेंट अनियमित हो। अनियमित मतलब समझ रहे हैं ना, टेढ़े मेढ़े ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, अनियमित हो तब उनको क्या कहेंगे, स्टेफाइलोकोकस। तो लिख सकते हैं ऐसे कोकस जीवाणु
कोकस जीवाणु, ऐसे कोकस जीवाणु जो अनियमित श्रृंखला में व्यवस्थित हों तब उन्हें स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ऐसे कोकस जीवाणु जो अनियमित श्रृंखला में व्यवस्थित हों तब उन्हें स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ चित्र में भी देखा। इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस एरियस। एग्जाम्पल आप लोग इसका नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस एरियस। तो ये एग्जाम्पल रहा इसका, स्टेफाइलोकोकस एरियस। तो यहाँ पर आप लोगों ने यू बैक्टीरिया अर्थात सत्य जीवाणुओं के बारे में आज के टॉपिक में अध्ययन किया, उनके कैरेक्टर के बारे में अध्ययन किया और जीवाणु विज्ञान के बारे में अध्ययन किया। जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं, जीवाणुओं के आकार के आधार पर कोकस जीवाणुओं के प्रकारों के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया, उनके एग्जाम्पल्स भी देखे। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, जल्द ही आगे की वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।